हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन हिंदी। आप सभी लोग अभी तक चैप्टर 1 देख चुके हैं जिसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम बताया था कि ये कोर्स में हम क्या बता रहे हैं और क्यों ज्वाइन करना चाहिए इस कोर्स को, इस पूरा प्रोग्राम को क्यों पढ़ना चाहिए। जिसमें मैंने आपको 1.1 बताया था, व्हाट इज इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन हिंदी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टॉपिक 1 था व्हाट इज इश्यूज ऑफ प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सेकंड टॉपिक मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेथड्स कौन सी होती हैं, इंजीनियर्स की मेथड्स कौन सी होती हैं और प्रोग्रामर्स की मेथड्स कौन सी होती हैं। 1.3 आपको मैंने बताया था व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इट्स इवोल्यूशंस, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया और क्या क्या उसमें इवोल्यूशंस अब तक हो चुके हैं। फिर 1.4 आपको मैंने बताया था व्हाई इज इट नेसेसरी टू मूव ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज़ करें और क्यों इस पे नेसेसरी है इस पे जाने के लिए। फिर 1.5 में मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर हमारा जो कोर्स कंटेंट स्टार्ट हुआ था, चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था जिसमें मैंने आपको फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई है, जो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। चैप्टर 2 का टॉपिक 1 एडवांस एचटीएमएल फ्रॉम हिस्ट्री टू 1.x या लेटेस्ट अभी 1.5x चल रहा है उसमें। सेकंड मैंने आपको बताया है सेकंड एडवांस CSS3 बताया है। सेकंड टॉपिक था एडवांस CSS3 चैप्टर 2 का। फिर आपको मैंने बताया है जावा स्क्रिप्ट बताई है। फिर अजाक्स एंड जे क्वेरी बताई है। देन स्कीमा फॉर सर्च इंजन और ओपन ग्राफ फॉर सोशल मीडिया, ये मैंने आपको बताया है। स्क्रीन पे आप देखते रहें, आपको ये चेंज होके दिख रहा है। फिर उसी चैप्टर 2 का टू लास्ट आपका टॉपिक था वेब यूआई या रेस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, जो बूटस्ट्रैप 4.x है, जो करंटली लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर कैसा है। इन सभी का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है और थियोरेटिकल भी आ चुका है। अभी जो हम देख रहे हैं चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का हमारा पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी फेजेस होती हैं। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो मेथड है, जो उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है, तो उसमें कितने फेजेस में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें अभी जो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर इंजीनियरिंग एंड इट्स बेनिफिट्स, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उसकी फेजेस, इट मींस कोई भी इंजीनियरिंग जो होती है उसके कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ मेजर स्टेप्स होती हैं। कई तरह की मेजर मेजर स्टेप्स होती हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कुछ 7 या 8 स्टेप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। हर इंजीनियरिंग को हम डिवाइड्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो स्टेप्स आता है वो आता है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिबिलिटी स्टडी। कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हो या कोई भी हमारा क्लाइंट्स का कोई भी हमारा काम हो जो हम लेने वाले हैं, कोई भी एक्स वाई जेड दुनिया का काम हो, आप कस्टमर से वो काम लेने से पहले आप ये देखते हैं कि वो काम हमको करना भी है या नहीं करना है। किस किस एस्पेक्ट्स में आप देखते हो कि वो काम आपको करना भी है कि नहीं करना। नंबर एक, वो क्लाइंट की वर्थ है कि नहीं उस काम की, वर्थ चेक करते हैं। मीन्स कि कोई ऐसा क्लाइंट तो नहीं है कि हम जिसका काम करने जा रहे हैं उसकी वर्थ ही नहीं है, वो हमें पे ही नहीं कर सकता, उसका काम करने का कोई वर्थ ही नहीं है। ठीक है, तो वर्थ हम चेक कर सकते हैं कि वर्थ हमारी उस क्लाइंट की वर्थ है कि नहीं है, कि हम उसका काम कर तो दें लेकिन उसकी वर्थ ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम सॉफ्टवेयर किसी चाय वाले की दुकान के लिए तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, कोई कॉर्नर शॉप है, स्मॉल कॉर्नर शॉप है, हम उसके लिए तो सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे। या उस सॉफ्टवेयर को वो इस लायक एजुकेटेड ही नहीं है कि वो उस चीज को इस्तेमाल कर सके या हम उससे प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें। मतलब एक और चीज आगे जुड़ जाती है, एजुकेशन। मतलब
वो इतना एजुकेट ही नहीं है कि हम उसको कोई सॉफ्टवेयर बना के हम उसको दे सकें। उसके बाद हम ये भी चेक कर रहे हैं कि उसके पास उतना फाइनेंस है उस प्रोजेक्ट को पे करने के लिए, हमको पे करने के लिए उसके पास उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, ये भी हम चेक करेंगे। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्लाइंट है, हमने उसका काम ले लिया, लेकिन वो इतना बड़ा क्लाइंट है कि हमको अगर वो पे नहीं करे, फाइनेंशियल तो स्ट्रांग है लेकिन अगर हमको पे नहीं करे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास उतना पॉलिटिकल अप्रोच है या नहीं है, या पॉलिटिकल नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी हमारे पास ऐसा कोई है जिससे हम वो अमाउंट निकलवा सकें। अब फिजिबिलिटी स्टडी हम कस्टमर की चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसी में हम देखेंगे कोई हमारा वहां पर डायरेक्ट कांटेक्ट पर्सन कौन है जिससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारे किस लेवल्स के रिलेशनशिप हैं, ये भी हम चेक करेंगे। ये क्लाइंट एंड पे होगा, एज वेल एज हम अपने एंड पे भी चेक करेंगे। कोई बहुत बिग प्रोजेक्ट है लेकिन हमारे पास उतना रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है, उसको हम कहेंगे रिसोर्सेज। उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, हम अपने लेवल पे भी उसका हम सिनारियो को चेक करेंगे कि हमारे पास भी उतना रिसोर्सेज है या नहीं है। उस प्रोजेक्ट को करवाने के लिए हमारे पास स्टाफ या ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, हम ये भी चेक करेंगे ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। हमारे पास उस अगर हमने हायरिंग करते हैं, न्यू रिसोर्सेज अगर जनरेट करते हैं तो हमारे पास उतना फाइनेंस अवेलेबल है या नहीं है। एज वेल एज हमारे पास हम ये भी चेक करेंगे कि हमारे पास उतने एक्सपर्टीज भी है या नहीं है, उस लेवल की हमारे पास एक्सपर्टीज भी है या नहीं है। एज वेल एज हमारे पास प्रीवियस में कोई एक्सपीरियंस उस प्रोजेक्ट का कोई अवेलेबल है या नहीं है। हम ऊपर क्या चेक कर रहे थे? हम क्लाइंट्स की फिजिबिलिटी चेक कर रहे थे, इधर हम अपनी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि हम उस प्रोजेक्ट को करने लायक है या नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कई सारे होते हैं। हमारे हमारे हमारा जो स्टाफ है वो कितना रिलायबल है, उसका आउटपुट कितना है, हम गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस को हम फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी। तो इस तरह के वो सारे फैक्टर्स जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें पर्टिकुलर उस कस्टमर का काम करना है या नहीं करना है। इट्स कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप। और ये स्टेप जो फिजिबिलिटी स्टडी की जो स्टेप है, ये स्टेप सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही नहीं, दुनिया का आप कोई भी प्रोजेक्ट लेंगे या कोई भी काम करेंगे तो आप हमेशा फिजिबिलिटी स्टडी करते ही करते हैं। भले वो आप माइंड में कैलकुलेट करें, कोई भी एक्स वाई जेड वो भले माइंड में कैलकुलेट करे लेकिन वो फिजिबिलिटी स्टडी को करता ही करता है। हमारे घर का हम चाहे हम उसको कलर्स के लिए कोई पुताई वाले को हम अपने पास रखें, प्लम्बर को हम अपने पास लेकर आए, तो वो हर किसी का नहीं करेगा, वो भी चेक करता है कि सामने वाले का जिसका मैं काम कर रहा हूं वो उस लायक है कि नहीं है कि मैं उसका काम करूं या नहीं करूं। तो इस कॉल्ड फिजिबिलिटी स्टडी। मीन्स हमें ये चेक करना है, हमें ये जांचना है कि हमें ये काम करवाना भी है कि नहीं करवाना है। अब इसकी कोई मेथड्स नहीं होती, इसकी कहीं भी कोई भी मेथड्स नहीं होती, हर इंजीनियरिंग में हर आदमी खुद ही इसको चेक करता है और खुद ही इसका जजमेंट करता है। और हर जजमेंट किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, भले सेल्फ जजमेंट करे या ऑन पेपर जजमेंट करे, लेकिन सेल्फ इसका जजमेंट जरूर करता है। इफ अगर ट्रू होता है तो ही वो प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगा, इफ अगर हमारा फॉल्स होता है तो वो प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ेगा। एक भी पॉइंट्स में वो नया कंटेंट उसको बना सकता है, नए कॉन्टेक्स्ट बना सकता है, या कोई भी एक्सवाइजेड अगर उसका मिसिंग है जो उसमें फॉल्स आ रहा है तो वो चीज कर सकता है या नहीं कर सकता, अरेंज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर अरेंज होता है, सारी चीजों में ट्रू हो जाता है, देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट को हम उनसे कस्टमर को डन करते हैं कि ठीक है साहब, हम आपका प्रोजेक्ट करेंगे या जो भी एक्सवाइजेड। इसी के साथ अब फिजिबिलिटी स्टडी में हमारा ये ट्रू हो गया तो हमारी अगली स्टेप कौन सी आ जाएगी? हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे या रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। कई जगह उसको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोला जाता है, कई जगह उसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोला जाता है, कई जगह उसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोला जाता है। ये चीज
हर इंडस्ट्री में, हर इंजीनियरिंग में ये चीज होती ही होती है। और अलग अलग शब्द क्यों बोलेगा, क्योंकि हर शब्द का अलग अलग ही मतलब है। हम अगर एसआरएस बोल रहे हैं, हम अगर एसआरएस बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम सॉफ्टवेयर के एक एक स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करेंगे। और एक एक स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करने को ही हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। एक एक स्पेसिफिकेशंस को मेंशन करेंगे, एक एक इवेंट्स को मेंशन करेंगे, एक एक मेथड्स को मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को मेंशन करेंगे, कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने प्लग्स हैं, सर्वर कौन सा लगेगा, और हमारे पास सर्वर्स और ह्यूमन रिसोर्स और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए कितना लगेगा। ये सब चीजें जो भी हैं, ये स्पेसिफिकेशंस अगर हम उसका लिख रहे हैं तो उसको, जो भी स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है उसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस बोलेंगे। ठीक है। लेकिन अब इसी को वहां पर है ना, दूसरे टर्म्स में लोग, कई लोग बोलते हैं कि डेट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब ये हो गया कि भाई साहब, अब आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमने यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखा है, लेकिन अब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमने उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया। हो सकता है वो अलग अलग टीम में, बहुत सारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं, और टीम मेंबर्स में अलग अलग उनने नोट्स करे हैं सारी रिक्वायरमेंट्स को, और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, डेट्स कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। हम सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे हैं। ठीक है। कई जगह रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोला जाता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोला जाता है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोल रहे हैं, इसका मतलब हर चीज का एनालिसिस। एनालिसिस मतलब हमने रिक्वायरमेंट को गैदर करा, हर स्पेसिफिकेशंस को नोट डाउन करा, और इन दोनों को एनालिसिस करके, प्रॉपर एनालिसिस करके हमने प्रॉपर एक फाइनल आउटपुट निकाला कि ये हमारा फाइनल, हमारा एसआरएस है, या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, या हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमको ये बनाना है फॉर द कस्टमर। एज वेल एज हमने फिजिबिलिटी स्टडी कब कर रहे हैं, जब हमारे कस्टमर से अभी हमने काम का डन नहीं किया है कि हम करेंगे या नहीं करेंगे, या कस्टमर ने भी हमको डन करा है, नहीं करा है कि हम काम हमसे वो करवाएगा या नहीं करवाएगा। अभी तो उसने बताया कि हमें ये प्रोजेक्ट फला, ये प्रोजेक्ट को हमको बनाना है। तो अब हमारे पास हर सॉफ्टवेयर की हम फर्स्ट थ्री फेजेस में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है, थ्री फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। थ्री फेजेस में कौन कौन सी डिवाइड करते हैं? एक तो हो जाएगा बिफोर डेवलपमेंट, बिफोर प्रोजेक्ट डन, बिफोर डेवलपमेंट। ठीक है। एक हो जाएगा पोस्ट डेवलपमेंट। अब यहां पर हम पोस्ट डेवलपमेंट बोल रहे हैं, मतलब बिफोर डेवलपमेंट को हम प्री डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। प्री, पोस्ट डेवलपमेंट, प्री डेवलपमेंट। ठीक है। और ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये कंप्लीट एक डेवलपमेंट फेज हो गई। ठीक है। अब प्री डेवलपमेंट में हम कौन कौन सी चीज ले रहे थे? एक तो ले रहे हैं हम फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी, और एक हमारा आ जाएगा एसआरएस। ठीक है। और पोस्ट डेवलपमेंट में हमारा कौन सा हो जाएगा? सपोर्ट्स हो जाएगा, या हम कह सकते हैं मेंटेनेंस, सपोर्ट या मेंटेनेंस। क्या मतलब है प्री डेवलपमेंट का? प्री डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अभी हम प्रोजेक्ट को ना ही कस्टमर ने डन किया है, ना ही हमने डन किया है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम क्या चेक कर रहे हैं कि हम उस कस्टमर का काम करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर हम, हमारा वो चीज ट्रू होता है, देन हम उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, एसआरएस लिखेंगे, उसका पूरा रिक्वायरमेंट एनालिसिस लिखेंगे, पूरा नोट डाउन करेंगे, पूरी कंप्लीट। तो एसआरएस एक हमारी फेज हो गई, फिजिबिलिटी स्टडी एक हमारी फेज हो गई। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी हर प्रोजेक्ट्स में होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई अलग से इसकी मेथड्स डिफाइन नहीं है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। हर प्रोजेक्ट, हर सॉफ्टवेयर, हर चीज का ये खुद ही करना पड़ता है। तो इसकी कोई मेथड डिफाइन नहीं है। तो एसआरएस से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेथड्स डिफाइन होना शुरू होती है। तो प्री डेवलपमेंट में सबसे पहला हो जाता है एसआरएस। एसआरएस मतलब पूरी रिक्वायरमेंट गैदरिंग,
रिक्वायरमेंट गैदरिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम कैलकुलेट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब हमने है ना कस्टमर को बता दिया कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये इतना टाइम लगेगा और ये इतनी कॉस्ट लगेगी। अगर कस्टमर बोलता है कि ठीक है भाई साहब, इस टाइम फ्रेम में और इस कॉस्ट में हम रेडी हैं, तो वो प्रोजेक्ट बनाना हम स्टार्ट करेंगे। अगर वो रेडी होता है और जो भी हमारी पेमेंट कंडीशंस होगी, अगर वो लेता है कि हाँ पेमेंट, इस पेमेंट कंडीशंस पे हम ट्रू हैं, और एडवांस वगैरह अगर देता है, तो हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम इस फेज में हम आ चुके हैं। इस फेज में एसआरएस के बाद एक फेज हो गया, फिर उसके बाद इसमें मल्टीपल फेजेस होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एक फेज होता है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम डिजाइन? सिस्टम डिजाइन भी हम कई सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टम डिजाइन के अंदर कई सारी चीजें उसके अंदर हो सकती हैं। सबसे पहला, जैसे कि अगर मैं एक सिविल इंजीनियरिंग से, हमने दूसरे पहले वाले एग्जाम्पल में सिविल इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कंपैरिजन करा था, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कंपैरिजन करा था। तो जिस तरीके से सिस्टम डिजाइन का मतलब होता है कि एक तो होता है पूरी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में भी एक इंजीनियरिंग होती है, इंजीनियरिंग। सेकंड होता है आर्किटेक्ट, और उसका लुक्स एंड फील, मतलब अगर मैं एक बिल्डिंग से कंपैरिजन करूं तो उसका ढांचा, इट्स कॉल्ड आर्किटेक्ट। कहां पर कौन सा मटेरियल और कितना लोड, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कितना थिकनेस यूज होगा, इट्स कॉल्ड इंजीनियरिंग। और उसका लुक्स क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, उसका मतलब किस तरीके से बिल्डिंग का लुक्स आएगा, कहां पर पेड़ लगेंगे, कहां पर कौन सा कलर लगेगा, कौन सा फ्रेम लगेगा, कौन सा ग्लास लगेगा, कब कहां लगेगा, इट्स कॉल्ड लुक्स। तो हम सिस्टम डिजाइन को भी इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है। इंजीनियरिंग में हम सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम चेक करेंगे। ठीक है। आर्किटेक्ट में हमारा उस पूरे सॉफ्टवेयर का जो ढांचा होगा वो क्या होगा, वो पूरा हम आर्किटेक्ट में चेक करेंगे। उसके बाद लुक्स एंड फील्स, ये पूरा हम इसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में हम इसको जीयूआई बोलते हैं। जीयूआई या यूआई ऑब्लिक यूएक्स बोलते हैं। ठीक है। और यूआई और यूएक्स का मतलब यूजर इंटरफेस, और यूएक्स यूजर इंटरफेस मीन्स की फ्लो ऑफ, हमारा सॉफ्टवेयर का फ्लो कैसा होगा, कहां पर एंट्रेंस होगा, कहां पर एंट्री करेगा, कहां पर लॉगिन होगा, कहां पर एग्जिट होगा, एग्जिट पे क्या होगा, ये सारी चीजें हम ये चेक करते हैं। इंजीनियरिंग में हम सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड करते हैं। ये फिजिकल नहीं होता है, ये इंटरनल होता है, ये पब्लिक को नहीं दिखता। बट आर्किटेक्चर और लुक्स ये पब्लिक को या क्लाइंट्स को दिखता है। जरूरी नहीं है पब्लिक, लेकिन क्लाइंट्स को ये चीज दिखती है। एज वेल एज सिस्टम डिजाइन एक फेज हो गई, या अगर हमारी फर्स्ट फेज है तो ये सेकंड फेज हो गई। इसको भी हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है, आर्किटेक्चर कंप्लीट हो जाता है, लुक्स का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद थर्ड स्टेप इस पे इन्वॉल्व होती है, डेट्स कॉल इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन पे कई जगह, कई बुक्स में, कई रेफरेंसेस में इसको इम्प्लीमेंटेशन को बोला गया है कोडिंग। अगर हम कोडिंग बोलते हैं, इसका मतलब इट इज रॉन्ग। वाई? क्योंकि हम यहाँ पर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, लुक्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, बिल्डअप करते हैं। ठीक है। मैंने, हम यहाँ पर कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चीजों को बिल्डअप कर रहे हैं। बिल्डअप करने के लिए हमारे पास जो इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, लुक्स है, अगर मैं इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग, वो क्या करेगा, वो चीजों को असेंबलिंग करेगा। या कार के इंजीनियरिंग से अगर मैं डिफाइन करूं तो वो चीजों को असेंबलिंग करेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में तीन चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं अलग अलग। एक तो ये होती है जीयूआई या यूएक्स के लिए, उसकी है ना, उसको एचटीएमएल और सीएसएस डिफाइन करना है। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सीएसएस डिफाइन करना है, कहाँ रेड, कहाँ ब्लू, कहाँ कलर, क्या क्या। इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग और आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारी कोडिंग्स और फंक्शंस प्री डिफाइंड रेडी टू यूज कोड अवेलेबल है, तो हम उसको असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करेंगे। और जो हमारे पास कोड्स अवेलेबल नहीं है, जिसके हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, हम उसकी उसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। उसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे। मींस अगर हम जस्ट कोडिंग बोलते हैं तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ना हमने उसमें असेंबलिंग, कोडिंग में ना असेंबलिंग में ना हम कोडिंग करते हैं, ना ही एचटीएमएल और सीएसएस में हम कोडिंग करते हैं। यहाँ पर तो हम यूआई यूएक्स डिफाइन करते हैं, मतलब इसके अंदर फोटोशॉप का भी वर्क आ जाता है।
ठीक है, या कई लोग उसको कोरल से भी करते हैं, कई लोग प्री डिफाइंड कोई रेडीमेड भी है ना यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तो हम कोडिंग का कोई शब्द ही यूज नहीं है। ठीक है, कोडिंग कहाँ कहाँ का हो रही है, बहुत मामूली सी HTML और CSS में कोडिंग होती है, और बहुत मामूली सी हमारे पास सिर्फ न्यू प्लग्स की। अब ये जो प्लग है, ये अगेन अगले प्रोजेक्ट में ये प्लग है ना आपके प्री डिफाइंड प्लग्स अवेलेबिलिटी में आ जाएंगे, मतलब वो एज ए असेंबलिंग में यूज होंगे, हम सिर्फ पैरामीटर्स पास करेंगे और उस प्लग को हमारे पास जोड़ लेंगे, उस प्लग को हमारे पास जोड़ लेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन वर्ड्स का यूज करेंगे, ना कि कोडिंग का। अगर कोडिंग का अगर आप यूज करते हैं, इट इज टोटली रॉन्ग। अब हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हो गया, तो हमारी फोर्थ स्टेज हो जाएगी टेस्टिंग। मतलब अब हमने सारी असेंबलिंग कर ली, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसका लुक्स क्रिएट कर लिया, और जो हमारे पास नई चीज, हमारे पास कोई चीज असेंबलिंग में या पहले से प्री डिफाइंड कोड कोई कोड अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसका प्रोग्राम करके उसको भी हमने असेंबल्स में लिया है, और असेंबलिंग करके हमने उसको इनपुट्स में, मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया। अब टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग में भी फिर दो पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, व्हाइट टेस्टिंग और ब्लैक टेस्टिंग। कई जगह इसको बोला जाता है व्हाइट बॉक्स टेक्सटिंग, कई जगह इसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स टेक्सटिंग। अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन होता इसी दो तरीके से ही है। ठीक है, और बहुत सारी मेथड्स डिफाइन की गई हैं, अलग अलग तरीका डिफाइन किया गया है टेस्टिंग में। लेकिन इन जनरल जो भी हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट के जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें ये दो तरीके की ही टेस्टिंग होती है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। ब्लैक ब्लैक में वो यूजर चलाता है जो टेक्निकल नहीं होता, डेवलपर नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होता, उससे सॉफ्टवेयर से कोई मतलब नहीं होता। वो कॉमन यूजर होता है कि उसको हमने सॉफ्टवेयर दे दिया तो वो सेल्फ अंडरस्टैंड कर सके कि मुझे यहाँ, अच्छा यहाँ क्लिक करने पे ये हो रहा है, यहाँ क्लिक करने पे ये हो रहा है, अच्छा ये चीज ऐसा हो रहा है, उसको पूरा ऑटोमेटिक वो उस चीज को समझ सके। और व्हाइट टेस्टिंग मतलब जहां पर हमारा जो डेवलपर है वो हर टेक्नोलॉजीज को चेक करेगा। टेस्टिंग के साथ ही साथ टेस्टिंग एंड एक और चीज जुड़ जाएगी, वो है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब हम उसकी पूरी कंप्लीट क्वालिटी को चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करेंगे, सिक्योरिटी को चेक करेंगे, हर एश्योरेंस को, क्वालिटी एश्योरेंस को हम पास ऑन करेंगे। तो अगर हम जस्ट टेस्टिंग लिखते हैं या जस्ट टेस्टिंग बोलते हैं, तो इट इज रॉन्ग। हमको वहां पर लिखना पड़ेगा टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, बोथ हमें लिखना पड़ेगा, बोथ हमें बताना पड़ेगा, और बोथ वर्क ही करना है। आपने अगर जस्ट टेस्टिंग करी तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हमने चेक ही नहीं करी, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हमने एक एक जो पार्ट है, जो एक मेथड है, वो हमने मिसिंग कर दी, तो हमारा सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स उसमें अकर्स आ सकती हैं। हो सकता है उसमें सिक्योरिटी होल हो सकता है उसमें डेटा मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा हो सकता है उसमें सर्वर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा हो सकता है हमने उसमें कोई भी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके अंदर लूप होल्स हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस बहुत जरूरी है, मींस यहाँ पर हम टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस बोलेंगे। फिफ्थ, जब हम इस फेज को कॉल, हम जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा फिफ्थ स्टेज कॉल होगा, डेट इज मींस हम सर्वर को उसको डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन करने के बाद उसको रेडी टू यूज हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मींस हम यहाँ पर कई जगह इसको लोग इंस्टॉलेशन बोलते हैं, कई जगह इसको लोग डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, तो बोथ वर्ड इज करेक्ट। अब हम सर्वर पे उसको डिप्लॉय करके हम उसको देते हैं, डिप्लॉयमेंट करके या फिर इंस्टॉलेशन करके हम उसको कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि सर आप इसको, अब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, आप अपनी टीम लगा के इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अब ये हमारी सिक्स तक आ गई। एक पोस्ट डेवलपमेंट में आखिरी एक जुड़ जाती है, डेट इज कॉल्ड सिक्स, सपोर्ट। सपोर्ट और मेंटेनेंस, या आफ्टर सपोर्ट मेंटेनेंस। मींस हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस को 7 फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, 7 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो जाता है SRS, सेकंड हो जाता है सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन से मल्टीपल पार्ट्स में होते हैं, फिर थर्ड हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन, हम यहाँ पर कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोडिंग शब्द नहीं बोलेंगे, फोर्थ टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस, फिफ्थ डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं या इंस्टॉलेशन कह सकते हैं, सिक्स्थ हमारा उस सॉफ्टवेयर पे सपोर्ट, और यहाँ पर जस्ट सपोर्ट नहीं कह सकते, यहाँ पर भी हमें वर्जनिंग मतलब कंटिन्यूसली इंप्लीमेंटेशन हमें करना है।
कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंटेशन करना है फॉर द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस को और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स रिलायबिलिटी को और बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट में कोई एरर है, या हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से ही कोई एरर जनरेट हो गई है, या हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हम कोई चीज लेना भूल गए हैं, या कस्टमर ने बाद में उसको अमेंडमेंट करा है, इट्स कॉल्ड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स हम उसको उस सॉफ्टवेयर में उस पर्टिकुलर एरर को सॉर्ट आउट करके सॉल्व करके उसको हम रीडिप्लॉयमेंट करके कस्टमर को देंगे, विदाउट अफेक्टिंग उसके कोई भी काम को बगैर अफेक्ट करे। अब मैं आपको इसमें इंडिविजुअली, अब इसमें 7 to 8 फेज क्यों बोला गया, कि कई लोग इसको भी फिजिबिलिटी स्टडी को भी अपने फेजेस में उसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी 7 फेजेस होती हैं। फिजिबिलिटी स्टडी को अगर हम हटा दें तो ये हमारी 7 फेजेस होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब हम फिजिबिलिटी स्टडी में आपको बता चुका हूं वन बाय वन किसके अंदर क्या होता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसा कि मैंने बोला कि अगर मेरा फिजिबिलिटी स्टडी ट्रू होता है तो मैं सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करूंगा, स्टार्ट करूंगा, जिसमें प्री डेवलपमेंट कौन सा आ जाता है, प्री डेवलपमेंट होता है आपका एसआरएस। एसआरएस मतलब अभी हमें कस्टमर ने अभी ये डन नहीं करा है कि हम काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो हर कस्टमर का फिजिबिलिटी स्टडी मतलब हमने काम करने का डन कर दिया कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन अब हमें कस्टमर को क्या बताना पड़ेगा। कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आता है तो वो सबसे पहला सवाल क्या करता है कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टाइम और कॉस्ट कितनी लगेगी। सबसे पहला प्रॉब्लम वो यही डिफाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टाइम प्लस कॉस्ट आप मुझे डिफाइन करो, हर कस्टमर का। अगर इंजीनियरिंग में भी अगर कोई कस्टमर आता है, इंजीनियरिंग में आता है, आर्किटेक्ट से पूछेगा या इंजीनियर से पूछेगा तो सबसे पहला यही कॉस्ट प्रॉब्लम बताएगा कि भैया आप मुझे टाइम और कॉस्ट मुझे कैलकुलेट बताओ। और टाइम और कॉस्ट निकालने के लिए हर आदमी, हर इंजीनियर सबसे पहला क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन इसको सिविल इंजीनियरिंग से कंपैरिजन करें तो सिविल इंजीनियर सबसे ये पूछेगा कि आपके पास क्या चीज है और मुझे क्या बनाना है। मतलब उसको अगर बिल्डिंग बनाना है, कितना जगह है, उस जगह की कैपेबिलिटी क्या है, उस जगह का सॉइल क्या है, वो पूरी टेस्टिंग करेगा, प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेगा। ठीक है, जैसे आप किसी के पास गए, रियल लाइफ एग्जांपल है कि अगर आप किसी इंजीनियर्स के पास गए और आपने बोला कि साहब मुझे एक घर बनवाना है जिसमें इतने कमरे होंगे, इतने इतने साइज के कमरे होंगे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट का एनालिसिस करके बताएगा कि उस प्रोजेक्ट में क्या क्या पॉसिबल्स हैं और क्या पॉसिबल्स नहीं है, कितने कमरे बन पाएंगे, कितनी चीजें बन पाएंगी, कितनी चीजें नहीं बन पाएंगी, और उसकी टाइम और कॉस्ट कितनी आएगी, ये कैलकुलेट करना सबसे पहली फेज होती है। जब हम टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करके बता देते हैं तब कस्टमर डन करता है कि ठीक है मैं इस चीज में रेडी हूं, या मेरा बजट नहीं है मैं इस चीज में रेडी नहीं हूं। दोनों चीजें तब भी हो सकती हैं, दोनों चीजें तब भी हो सकती हैं। सेम कंडीशन अभी हमारा सॉफ्टवेयर नहीं, हमें इस इसको एनालिसिस करने के लिए भी, टाइम और कॉस्टिंग निकालने के लिए भी हर इंजीनियरिंग में एक बजट हमें बेयर करना पड़ता है। और हर कस्टमर के लिए, भले वो कस्टमर हो सकता है वो प्रोजेक्ट ना करवाए, ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी भी इसलिए बनाई गई है कि हम सामने वाला का करें तो, लेकिन हम एसआरएस करने के बाद हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट हमारा कस्टमर पे लगाने के बाद हो सकता है कि उस चीज को हमारी कोई वर्थ ही ना हो। ठीक है, तो टाइम और कॉस्ट निकालने के लिए ही हम उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स और गैदरिंग को करते हैं। और जितना इंजीनियर एक्सपीरियंस्ड होता है उसको उतनी कम से कम कॉस्ट में, मतलब इसको करने के लिए भी एक कॉस्ट बेयर होती है जो कस्टमर से हमें हो सकता है कस्टमर प्रोजेक्ट ना भी दे तो भी हमें ये कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ये कॉस्ट हमें वेस्ट करना पड़ता है। अब टाइम एंड कॉस्ट निकालने के लिए भी एक कॉस्ट है। मतलब अगर आपने 10 प्रोजेक्ट करा हो, 10 प्रोजेक्ट अगर आपको नहीं मिला तो वो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो कॉस्ट आपका लॉस में जाएगा। और एक्सपीरियंस क्यों बोला कि जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, एसआरएस करने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपकी वो कॉस्ट कम हो जाएगी। मीन्स एक्सपीरियंस अगर बढ़ता है तो कॉस्ट कम होती है।
जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी कॉस्ट कम होगी। तो अब हम इसमें कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज करेंगे? सबसे पहला तो हम उसकी पूरी रिक्वायरमेंट को उसकी सुनेंगे। रिक्वायरमेंट सुनेंगे मीन्स उसका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट होगा वो हम तो सुन लेंगे, कम से कम सुन तो लेंगे कि भैया उसका ड्रीम क्या है। ठीक है। अब उसने अपना ड्रीम तो बता दिया, लेकिन वो ड्रीम पॉसिबल है भी है या नहीं है, मीन्स वो चीज टेक्निकली पॉसिबल है भी या नहीं, हम उसको बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, या हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर ड्रीम कुछ भी देख सकता है, कुछ भी सोच सकता है। इफ पॉसिबल, तो क्या उसके पास इतना फाइनेंशियली उस चीज का वो बेयर कर सकता है या नहीं। ठीक है। मीन्स हम रिक्वायरमेंट की पूरी गैदरिंग करेंगे, उसकी बात सुनेंगे, प्लस उसके ड्रीम्स को सुनेंगे, प्लस उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसको निकालेंगे, प्लस उसका उसके पॉकेट्स उसको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। एज वेल एज उसने ड्रीम तो बता दिया कि मेरे घर में स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, यूं होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बता दी, कई सारे ड्रीम्स बता दिए। ठीक है। अब पॉसिबिलिटी भी हमने चेक कर ली, लेकिन इंटरनली इंटरनली कुछ टेक्निलिटीज होती हैं, टेक्निलिटीज कुछ एडिशनल आ जाती हैं। टेक्निलिटीज फॉर एग्जांपल, अगर मैं घर के कंसेप्ट में बोलूं तो वहां की सॉइल कैसी है उसको, सॉइल अगर उसने बोला कि मेरा ड्रीम है कि यहाँ मैं 100 माले की बिल्डिंग बनाओ, 100 माले की बिल्डिंग बनाओ, 100 फ्लोर 100 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाओ, तो क्या वहां की जमीन इतनी टेक्नोलॉजीज स्ट्रांग है, मतलब उसकी हम टेक्नोलॉजीज चेक करेंगे कि जो उसके ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। या अगर वहां की टेक्नोलॉजीज में वो नहीं होती, तो क्या हमारे पास वहां पर प्रेजेंट में या वहां पर हम रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी करा सकते हैं जिससे हमारी वो चीज बन सकती है या नहीं। ठीक है। ये हम एसआरएस में हम चेक कर रहे हैं। अब इसकी कई सारी मेथड्स होती हैं, एसआरएस के लिए कई सारी मेथड्स होती हैं। ठीक है। और जिससे हम उसको मेथड्स को हम निकालते हैं, उससे हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें एसआरएस की कॉस्टिंग या प्रेजेंट में एसआरएस के लिए या कॉस्टिंग के लिए प्राइसिंग के लिए दो तरह की प्रीमियर मेथड्स चलती हैं। एसआरएस के लिए दो तरह की प्रीमियर मेथड्स चलती हैं। ठीक है। दो तरह की चलती हैं, कौन कौन सी? एक होती है एक होती है रिकॉर्ड बेस्ड, रिकॉर्ड बेस्ड, और एक होती है डेवलपमेंट बेस्ड। ये दोनों तरह की कॉस्टिंग को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। एसआरएस को रिकॉर्ड बेस्ड हम क्यों कह रहे हैं? जैसे कि अगर कोई आता है, आपने कई जगह देखा होगा, लोग स्क्वायर फुट में डेवलपमेंट करते हैं, स्क्वायर फुट में कॉस्टिंग बताते हैं इंजीनियरिंग में। ठीक है। या फिर कई जगह पे वजन के हिसाब से बताते हैं कि वजन के हिसाब से, भले ही अब उसमें कितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लगी हो चाहे कुछ भी लगा हो, वजन के हिसाब से करते हैं। कई जगह यूनिट्स के हिसाब से करते हैं, कई जगह चीजों को यूनिट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो इट्स कॉल्ड रिकॉर्ड बेस्ड, मतलब हम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग करेंगे, वो हम एसआरएस में डिटेल में समझेंगे। अब एसआरएस के बेनिफिट्स क्या होंगे? एसआरएस का बेनिफिट सबसे प्लस पॉइंट तो ये है कि एसआरएस विच डिफाइंड कॉस्ट, कॉस्ट डिफाइन करने के लिए एसआरएस का सेकंड बेनिफिट हो जाता है विच डिफाइंस टाइम, मींस आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी पड़ेगी, मींस ऑल रिक्वायरमेंट आपको कस्टमर की नोट डाउन करना पड़ेगा। दूसरा, आप बहुत सी मेथड्स एसआरएस की ऐसी हैं जहां पर आपका प्री डेवलपमेंट जो मेथड, एसआरएस प्री डेवलपमेंट है, अभी हमारा प्रोजेक्ट कस्टमर ने डन नहीं किया है, लेकिन रिक्वायरमेंट हम नोट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी हमारे पास ऐसी मेथड्स भी अवेलेबल हैं जहां पर हम जहां पर कुछ हद तक हमारा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो चुका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसआरएस की एक मेथड है जहां जीयूआई बेस्ड हम मेथड डेवलपमेंट होती है, जीयूआई बेस्ड हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस नोट करते हैं, वहां पर हमारा जीयूआई ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका होता है। ठीक है। ये
ये चीज हम किस केस में हो रहा है, अगर हम डेवलपमेंट मेथड, डेवलपमेंट एसआरएस करते हैं, डेवलपमेंट बेस्ड अगर उसको कॉस्टिंग अगर हम कस्टमर को देते हैं तो। अगर हम रिकॉर्ड बेस्ड पे चलते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड पे भी अगर चलते हैं तो भी हमारा ये कॉस्टिंग, हमारा ऑलरेडी हम ये चीज करने के बाद ही हम उसको रिकॉर्ड बेस्ड की भी कॉस्टिंग हम दे पाएंगे। कई कई जगहों पर रिकॉर्ड बेस्ड की कॉस्टिंग के लिए एसआरएस किया ही नहीं जाता, क्योंकि एसआरएस में एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जो आपको बेयर करना पड़ता है। अगर कस्टमर मना कर दे तो भी उस कॉस्ट को, उस प्राइस को आपको बेयर करना पड़ेगा, जो कि अगर कस्टमर मना करता है तो ये लॉस होगा। तो ये लॉस ना हो, हमारे प्रोजेक्ट्स में लॉस ना हो, प्रोजेक्ट्स हमारा स्मूथली चल सके, या बहुत बड़ा लॉस ना हो और कस्टमर को भी बहुत ज्यादा कॉस्टिंग पे ना करना पड़े, इसके लिए हमारा रिकॉर्ड बेस्ड हमको एक मेथड हमको इंट्रोड्यूस की गई है। तो एसआरएस के क्या क्या बेनिफिट्स हो गए हैं? एसआरएस से हम टाइम, टाइम, कॉस्ट, रिक्वायरमेंट, उसका कैसा दिखेगा, उसकी गैदरिंग किस तरीके से क्या होगा, जीयूआई क्या होगा, वो उसकी गैदरिंग, ये हम इसका बेनिफिट है जो एसआरएस में हम यूज करते हैं। इसकी भी मल्टीपल मेथड्स हैं, किसी मेथड्स में कुछ फायदा है, किसी मेथड्स में कुछ फायदा है, किसी मेथड्स में कुछ फायदा है। मतलब सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सबके अलग अलग हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। इसमें भी एसआरएस को हम दो तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कॉस्टिंग को हम दो तरीके से कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं, रिकॉर्ड बेस्ड और डेवलपमेंट बेस्ड। रिकॉर्ड बेस्ड में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे हम उसको कॉस्टिंग देंगे, प्राइसिंग देंगे। ये हम पूरी एसआरएस की अगला जो चैप्टर, अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा एसआरएस, उसके अंदर हम पूरी कंप्लीट आपको स्टडी इसकी बताएंगे। ठीक है। सिस्टम डिजाइन अगली फेज हो जाती है, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन का फायदा क्या है? सिस्टम डिजाइन क्या किस लिए करते हैं? अब हमारा कस्टमर ने बोल दिया कि ठीक है साहब, अब आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आपको हम इतना बजट, इतना कॉस्ट हम दे सकते हैं, आपने पूरी रिक्वायरमेंट कर ली। अब सिस्टम डिजाइन में क्या होगा कि हम उसका पूरा ब्लॉक्स, पूरे ब्लॉक्स बनाएंगे। ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग हमको सिस्टम डिजाइन में बताएगा कि भाई साहब आपको सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज लेनी है, कौन कौन सी टेस्टिंग करनी है। सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन में क्या होता है? सिस्टम डिजाइन में हम दो टुकड़ों में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन। दूसरा हो जाता है आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर प्लस इसमें कस्टमर को वो चीज बनने के बाद कैसा दिखेगा, मींस जीयूआई। और चौथा हो गया फ्लो, मींस आर्किटेक्चर एक चीज हो गई, मतलब उसका ब्लॉक, ब्लॉक डिजाइन, आर्किटेक्चर, कहाँ से कहाँ एंट्रेंस, कहाँ से क्या, डेटाबेस कहाँ, प्रोग्रामिंग कहाँ, सर्वर कहाँ, कौन सा यूजर्स कहाँ, डेट इज कॉल्ड आर्किटेक्चर। डिजाइंस मींस इंडिविजुअली ब्लॉक्स के डिजाइंस, उनके एंटिटी रिलेशनशिप डिजाइंस, एंटिटी रिलेशनशिप्स डिजाइंस। और आर्किटेक्चर मतलब ब्लॉक का कहाँ कहाँ कौन कौन से ब्लॉक्स होंगे। फ्लो मतलब कस्टमर कहाँ से एंटर होगा और कहाँ कहाँ जा जाके कहाँ पर एग्जिट करेगा, कौन से रूल्स पे क्या होगा। और जीयूआई मींस हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसका, उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका इंटरफेस कैसा होगा। तो हम ये चार पार्ट्स हम इसमें सिस्टम डिजाइन में निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एज वेल एज हमारी इसके अंदर एक चीज और डिफाइन की जाती है सिस्टम डिजाइन के अंदर ही, कि जब इसका अभी हमने प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑन पेपर ये सारी चीजें बना रहे हैं, तो इसमें हम ये भी डिफाइन करते हैं कि साहब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद इसकी टेस्टिंग मेथड कौन कौन सी होगी, मतलब क्या इनपुट्स देने पे क्या आउटपुट आना चाहिए, ये भी हम सिस्टम डिजाइन में ही डिफाइन करते हैं। और इसको मल्टीपल पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, मतलब हमारी इसमें हम मल्टीपल टीम्स हमारे लिए काम कर सकती है, जो एक डिजाइन पे काम कर रही होगी, एक
फ्लो यूजर फ्लो पे काम कर रही होगी, एक आर्किटेक्चर पे काम कर रही होगी, एक जीयूआई पे काम कर रही होगी और एक टीम हमारी टेस्टिंग बनाने के लिए काम कर रही होगी। ठीक है, हर एक चीज को वो डिफाइन करेगी अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू एसआरएस जो हमारी फर्स्ट फेज है उसके अकॉर्डिंग वो चीज को पूरा कंप्लीट बनाने की कोशिश करेगी। इसके बाद अगली मेथड आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जैसा कि मैंने आपको पहला इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन हम क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल, उसके अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स हैं। उसमें भी मल्टीपल पार्ट्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन, क्यों बोल रहे हैं हम इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसके अंदर भी मल्टीपल पार्ट्स है। हमारे पास जो पहले से प्री डिफाइंड बहुत सारे प्री डेवलप्ड बहुत सारी प्लग्स होंगे, असेंबलिंग्स असेंबल्ड प्लग्स होंगे, बहुत सारे मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड होंगे, बहुत सारे फंक्शंस प्री डिफाइंड होंगे, बहुत सारे क्लासेस हमारे पास प्री डिफाइंड हमारी लाइब्रेरीज में अवेलेबल होगी। इट इट मीन्स कि हम उसको जस्ट अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिजाइन, अकॉर्डिंग टू एसआरएस, हम उसको उन प्लग्स को जस्ट असेंबलिंग करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग में भी पार्ट्स हो सकते हैं कि हम सिर्फ दो प्लग्स के बीच में आपस में जीयूआई से कौन सा पैरामीटर, बटन क्लिक पे कौन सा पैरामीटर कॉल होगा, कौन सा फंक्शन मेथड कॉल होगा, जहां पर सिर्फ उसके इनपुट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ मेथड्स को कॉल की जाएगी, पैरामीटर्स को पास किया जाएगा। रिपोर्ट्स होगी तो कोई भी चीज होगी किसी में भी सिर्फ उसके पैरामीटर्स पास करके हम उस फंक्शंस को जस्ट कॉल कर देंगे। इट्स कॉल्ड असेंबलिंग। हम यहाँ पर कोई कोडिंग या प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, असेंबलिंग होगी। फिर कुछ हमारे पास ऐसे हमारे कुछ प्रोग्राम्स होंगे जो हमारी लाइब्रेरी में नहीं होगी, तो हमें उसकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग हमको करना पड़ेगी या उस प्लग्स को बनाना पड़ेंगे। और ये ऑलरेडी हमारी मतलब एक हमारे पास लाइब्रेरी होगी जहां पर प्री डिफाइन हमारे पास फंक्शंस या मेथड्स पहले से बने होंगे, जो कोडिंग करके हम लाइब्रेरी में वापस इनपुट कर देंगे। मतलब अगले प्रोजेक्ट्स में अगेन वही सेम कोडिंग हम उसको रीयूज कर पाएंगे। और असेंबलिंग किससे होगी, जो पहले से हमारे पास बने बनाए फंक्शन है, मेथड्स हैं, हम उनकी जस्ट असेंबलिंग करेंगे और प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्लस जो हमारा जो ग्राफिक्स बनकर आया है कि हमारा यूजर्स का क्या ग्राफिक्स होगा और क्या फ्लो होगा, तो उस ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग उसका यूआई यूएक्स की कोडिंग, यूआई यूएक्स की कोडिंग, या इसकी जगह पे हम कोई टूल्स यूज कर लेते हैं जो ऑलरेडी उसकी, हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला कोई टूल डेवलप कर लेते हैं या कोई टूल्स यूज कर लेते हैं जहां पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम उसकी यूआई और यूएक्स हम इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब यहां पर भी ना के बराबर ही कोडिंग होगी। और यूआई यूएक्स बना ली, प्लस इंप्लीमेंटेशन में और क्या हो रहा है, जो हमारे पास प्लग्स पहले से अवेलेबल है उसकी असेंबलिंग कर रहे हैं, जो नहीं है उसकी कोडिंग करके उसको लाइब्रेरी में डाल रहे हैं और अगेन उसकी असेंबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं पर यूआई यूएक्स हमारा क्या ग्राफिक्स दिखेगा, हमारी बिल्डिंग का ग्राफिक्स कैसा दिखेगा, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर का ग्राफिक्स कैसा दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग यूएक्स यूएक्स यूआई और यूएक्स। और वहीं हमने एक चीज और आपसे बोला कि फ्लो ऑफ यूजर्स, फ्लो ऑफ रूल्स। तो फ्लो ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म कहां पर मूव करेगा, कहां क्लिक करने पे उनके आपस में क्या मैच होगा, यूजर फ्लो भी कह सकते हैं या मैश भी कह सकते हैं। तो मतलब हमारा, हम इसको इन शॉर्ट्स अगर बोले तो हमारे नेविगेशंस क्या होंगे और आपस में वो फॉर्म्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे या लिंक्स कर रहे होंगे, उसको हम कनेक्टिविटी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिस्टम डिजाइन, अकॉर्डिंग टू एसआरएस। मीन्स यहां पर हम इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलेंगे, ना कि कोडिंग। कोडिंग कभी भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कोडिंग हमारा बहुत 99% प्रोजेक्ट्स में हमारी कोडिंग हो ही नहीं रही है, हम कोडिंग कर ही नहीं रहे हैं, जस्ट पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, जस्ट पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगली फेज जो हमारी हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद जस्ट अगली फेज कौन सी हो जाती है, इसके बाद हम अगली फेज का यूज करते हैं। अगली फेज होती है टेस्टिंग
एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये दोनों साथ में बोलेंगे, कभी भी बोलेंगे तो साथ में बोलेंगे, अकेला टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होगा। क्या होता है टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में? जो हमने सिस्टम डिजाइन में हमने ऑलरेडी एक इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन किया होगा कि हम अपने सॉफ्टवेयर में ये टेस्टिंग मेथड को फॉलो करके हम ये चीज इनपुट्स देंगे और हमारा ये आउटपुट आना चाहिए। डेट इज कॉल्ड टेस्टिंग। एज वेल एज क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ गवर्नमेंट प्री डिफाइंड कोई क्वालिटी एश्योरेंस के मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और कुछ हमारे खुद के एडॉन्स मेथड्स होंगे जहां पर हम क्वालिटी को एश्योर करेंगे। लाइक किस किस तरह के? एक तो हमारा इनपुट्स और आउटपुट्स एज वेल आना चाहिए, इनपुट्स और आउटपुट्स। ठीक है। हम इसका नॉर्मल यूजर मतलब इसका सॉफ्टवेयर को चलाने वाला जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर टेक्निकल तो नहीं है, मतलब हम उस पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे उसको, उस सॉफ्टवेयर को अगर हमने उस कंज्यूमर को दिया तो वो क्या उसका बिहेवियर को समझ पा रहा है, मतलब हम बिहेवियरल टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। प्रॉपर उसकी हमारे पास ट्यूटोरियल्स अवेलेबल डली हैं या नहीं डली हैं वो टेस्टिंग करेंगे। हर स्टेप्स पे वो कंज्यूमर को गाइड कर रहा है, उसके बिहेवियर को गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। प्लस अब क्वालिटी एश्योरेंस में कौन कौन सी चीज आ जाएंगी कि डेटा की सिक्योरिटी क्या है। डेटा सिक्योरिटी, हम पूरा पैरामीटर्स पास कर रहे हैं एक दूसरे से, एक जगह से एक जगह दूसरी जगह, तो हमारे पैरामीटर्स या डेटा लूप होल्स तो नहीं है, लूप होल्स तो नहीं है, डेटा लीकेज तो नहीं है। लूप होल्स भी बोल सकते हैं, डेटा लीकेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्लस हमारे पास क्रैश रिकवरी है कि नहीं है, क्रैश अगर हमारा सर्वर क्रैश होता है, सिस्टम रिकवरी है कि नहीं है, डेट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। तो हमारे इस फेज का जो बेनिफिट्स है वो टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस है, जहां पर हम टेस्टिंग करके सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर हमारा परफेक्ट है या नहीं है, कंज्यूमर को हम डिलीवर्ड करें या नहीं करें, और अगर उसमें कोई इनपुट्स एरर आती है या कोई प्रॉपर कोई लूप होल्स निकलते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस में कोई पास नहीं होता, तो उसको अगेन हम वापस सिस्टम डिजाइन पे हम डालेंगे कि भाई साहब अगर सिस्टम डिजाइन पे एरर है तो हम वहां सही करेंगे, अगर हमारी इंप्लीमेंटेशन में गलत पैरामीटर्स पास करा तो वहां सही करेंगे, कहीं भी जहां भी एरर होगी हम उस पर्टिकुलर जगह पे प्लेस पे हम उसको सही करेंगे। ये हमारी हो गई टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। देन उसके बाद अगली फेज आ जाती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट भी कह सकते हैं और इंस्टॉलेशन भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं और इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हैं। डिप्लॉयमेंट मीन्स अब हमारे पास हमारा सॉफ्टवेयर बन गया है, अब हम उसको सर्वर पे उस सॉफ्टवेयर को डालेंगे और कस्टमर को इंस्टॉल करके उसको सेटअप करके उसको दे देंगे। मीन्स सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे एज वेल एज प्री डिफाइंड उसके कुछ सेटअप्स होंगे, उसको हम करके कस्टमर को देंगे। ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट में हम जस्ट इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब हमें यहाँ पर सर्वर बनाना पड़ेगा। सर्वर भी कितना है कि हमारे कितना कंज्यूमर्स कितने रूल्स उस पर ऑनलाइन रहेंगे, कितने विजिटर्स आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सर्वर को सर्वर डिजाइन करेंगे। सर्वर का भी डिजाइन सिस्टम डिजाइन पे हो चुका होगा, जस्ट उसका सर्वर का इंस्टॉलेशन करेंगे, उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी करेंगे और पूरा सॉफ्टवेयर उस पर डिप्लॉय करके उसको देंगे। प्लस सर्वर की कुछ है ना खुद की एक प्री डिफाइंड कुछ टेस्टिंग होती है, वो हम टेस्टिंग के साथ देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जब सॉफ्टवेयर हमारा डल चुका तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेबल कुछ सेटअप्स होंगे, कुछ हमें कॉन्फ़िगर ऐप सेटिंग्स करनी रहेंगी, कुछ कंपनी का नाम लिखना है, हमारा डेट का फॉर्मेट क्या होगा, और हमारे फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, एसएमटीपी सेटिंग्स हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस की सेटिंग्स है, कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ये सब सेटिंग्स उसको हम प्री डिफाइन सेटअप्स करके उसको देंगे। इट्स कॉल मतलब सॉफ्टवेयर पे सेटिंग्स कस्टमर के अकॉर्डिंग करके देंगे। कुछ डेटाबेस भी कई बार हमें डालना पड़ता है, जैसे मास्टर डेटाबेस ऑफ कंट्री, मास्टर डेटाबेस ऑफ स्टेट्स, मास्टर डेटाबेस ऑफ सिटीज, इस तरीके की हम उसको सेटिंग करके देंगे। इट्स कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। यही इसके बेनिफिट्स हैं। डिप्लॉयमेंट के बाद इसके बाद जो अगली फेज आती है वो आती है सपोर्ट एंड मेंटेनेंस।
सपोर्ट क्यों बोल रहा है कि कस्टमर को जब भी कहीं कोई चीज की जरूरत होगी कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा या ये चीज कहाँ से करेंगे, इट्स कॉल्ड सपोर्ट। हम उसको मेलिंग के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू या साइट विजिट करके हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज मेंटेनेंस। मान लीजिए कि हमें खुद को लग रहा है कि उसमें कोई अपग्रेडेशन की जरूरत है, हम इस फ्लो को हम रिमूव कर सकते हैं, इस चीज को बढ़ा सकते हैं, इससे हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, इससे हमारी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, इससे हमारा सपोर्ट हमारी इंक्रीज हो सकती है, सपोर्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, तो हम उसको मेंटेनेंस पे हम उस चीज को करके देंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपको चैप्टर 1 में जब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी डेवलपमेंट जब होता है तो उसमें कुछ टाइम फ्रेम का कुछ गारंटी और वारंटी होती है हर प्रोडक्ट्स की, एज वेल एज सॉफ्टवेयर की भी एक गारंटी और वारंटी होती है। गारंटी हम उसमें बताते हैं कि 1 ईयर तक हम आपको इसमें फ्री गारंटी और वारंटी करके देंगे, मतलब 1 ईयर सपोर्ट देंगे, 1 ईयर गारंटी करके देंगे या वारंटी करके देंगे। तो हमें एक मिनिमम एक मेंशंस करके देना होता है जिसमें मिनिमम 1 ईयर होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर 1 ईयर की गारंटी वारंटी के साथ भी ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट हमारा है ना फेल हो जाए। नहीं, वो सॉफ्टवेयर हमारा, वो प्रोडक्ट हमारा एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, 15 ईयर्स वो चलना चाहिए। मीन्स एश्योरेंस ऑफ रिलायबिलिटी कि वो 5 to 10 ईयर्स वो सॉफ्टवेयर कुछ भी ना बोले। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे कंप्लीट एक फेजेस हैं, जहां पर हम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करते हैं, क्या उसकी फेजेस होती हैं, वो हम इस पूरे चैप्टर में हमने इस टॉपिक में आपको क्लियर कर दिया है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको जो वीडियो अलर्ट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सके और आप इस प्रोग्राम का, इस ट्यूटोरियल्स का बेनिफिट उठा सकें। इस टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।